चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन में और थोड़ा देखा था कि कैसे बेंडिंग होगी अगर लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रही है, तो कैसे बेंडिंग होगी। डेंसर से रेयरर में आ रही तो कैसे बेंडिंग होगी। उसके पहले हमने देखा था कि रेयरर मीडियम होता क्या है और डेंसर मीडियम क्या होता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, रेयरर एंड डेंसर को, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है उसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं, और जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे कि वाटर और एयर में एग्जांपल लें अगर, तो एयर विल बी अ रेयरर मीडियम एंड वाटर विल बी अ डेंसर मीडियम। वाटर एंड ग्लास में वाटर विल बी रेयरर मीडियम एंड ग्लास विल बी डेंसर मीडियम। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो वेन एवर अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमने ऐसा कुछ डायग्राम देखा था। दिस इज द नॉर्मल। ये आपका इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयरर टू डेंसर में इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अदरवाइज इसका एक्चुअल पाथ क्या था? ये था इसका एक्चुअल पाथ, बट उससे डेविएट हुई है तो किस तरफ डेविएट हुई, इधर की इधर, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं अपन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ इफ अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अदरवाइज इट वुड हैव बीन गॉन स्ट्रेट, बट वो बेंड हो गई उधर नॉर्मल से दूर। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम दोनों ही केस में देख पा रहे हैं कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। जैसे कि हमारे रिफ्लेक्शन में हो रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइट बेंड हो रही है, अपने पाथ से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। ठीक है। इसके बाद हमने एक लॉ, एक फिजिकल क्वांटिटी देखी थी, दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट वाज डिनोटेड बाय एन। और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। और ये हमें बता क्या रही है? इट इज गिविंग अस द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कितना एंगल से आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट डेविएट हो रही है वो एंगल आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट। एक तरह का कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट जो आपको बताएगा कि बेंडिंग कितनी हो रही है। इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा था? एन से डिनोट कर रहे हैं, एन टू वन अगर कहीं लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। मीडियम टू क्या है? इट इज द मीडियम जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, और वन क्या है? जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो इन दोनों में ऊपर वाला मीडियम वन है और नीचे वाला मीडियम टू। समझ रहे हैं ना? तो कभी भी हम मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। देखिए बेंडिंग तो मीडियम टू में ही हो रही है ना, तो कितनी बेंडिंग हो रही है वो हमें टू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा, एन टू वन। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि ग्लास में लाइट एंगल सेम बनाएगी हर बार। अगर वो एयर से ग्लास में आ रही है तो एंगल अलग हो सकता है, वाटर से ग्लास में आ रही है तो एंगल अलग हो सकता है। बेंडिंग कहाँ? मीडियम मतलब जैसे वाटर से ग्लास में घुस रही है लाइट, होता है ना, एक्वेरियम में तो हो रहा है ऐसा। एक्वेरियम में इफ यू आर एबल टू सी द फिश इनसाइड, इसका मतलब वाटर से ग्लास के थ्रू एयर में लाइट आ रही है, हाँ या ना? जो ग्लास लगा उसकी भी तो थिकनेस है ना, तो उस थिकनेस में भी तो लाइट ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है? अंदर वाटर है, फिर बीच में मोटा ग्लास है, फिर बाहर एयर है, तो यहाँ तीन मीडियम हो गए। तो what light is traveling from water to glass, rarer to denser, and then glass to air, denser to rarer. Then only we are able to see the fish inside water. समझ रहे हैं क्या? बिकॉज लाइट अंदर से बाहर ट्रेवल कर रही है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अंदर है, फिश इज द ऑब्जेक्ट, राइट? और वहां से मैंने हमेशा आपको कहा है कि हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से ही स्क्रीन की तरफ आएगी, या लेंस की तरफ जाएगी, या मिरर की तरफ जाएगी। ठीक है, ओके। तो हमने n2 का एक फॉर्मूला लिखा था कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मतलब अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मीडियम टू के लिए निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वन, देन v1 अपॉन v2। v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको न्यूमरेटर में रखना है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे याद रख लेना कि जिसको रेस्पेक्ट दे रहे हो उसको ऊपर रखते हैं ना अपन, कि नीचे रख देते हैं? ऊपर रखते हैं ना। तो अपन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वन के रेस्पेक्ट में। एम आई क्लियर?
तो इसलिए उसके पे उस मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की उसको ऊपर रखेंगे और नीचे दूसरे मीडियम पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 3 वेलोसिटी लिखवाई थी, एयर की, वाटर की और ग्लास की। देखो क्या क्या वेलोसिटी लिखे थे अपन। एयर की तो 3 इंटू 10⁸ लिखे थे, फिर वाटर की थोड़ी उससे कम 2.25, ग्लास की और कम 2। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से आई वांट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको ऐसे भी लिख सकता है, मैंने बताया था। एनजीए का मतलब क्या है? एन मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले क्या आया? जी फॉर ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो एनजीए को मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। पुट करें वैल्यूज, ये तो वैल्यू हमको पता है। क्या है वैल्यू एयर के लिए? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे ग्लास के लिए क्या है? 2 इंटू 10⁸, ये भी मीटर पर सेकेंड है, तभी दोनों कैंसिल हो गया। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस है, कोई यूनिट नहीं है इसका। एम आई क्लियर? है ना? तो एक 10⁸ भी कैंसिल कर देंगे, क्या बचा? 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। पर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। एन जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन जी ग्लास। आया ना? ऊपर हमने एयर के रेस्पेक्ट में निकाला कि लाइट एयर से ग्लास में घुस रही थी, अब लाइट वाटर से ग्लास में घुस रही है। क्लियर है? तो अब क्या हो जाएगा? 2.25 इंटू 10⁸, 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸। अगेन 10⁸ कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? अराउंड 1.125। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आया है ग्लास का, क्योंकि अपन ने विथ रिस्पेक्ट टू एक जगह एयर निकाला है, एक जगह विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाला है। हाँ हाँ बताऊंगा, अभी वो अपन आएंगे उसमें, है ना। एक लॉ है स्नेल्स लॉ, है ना, अभी अपन लिखेंगे उसको। इसके दो लॉ में एक लॉ कॉमन है उसके वाला। अब एक लॉ कौन सा बच गया? अगर आई इक्वल टू आर नहीं है तो कौन सा दूसरा लॉ पढ़े थे अपन वहां पर? तो अच्छे से बोल, ऐसे लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहां वो भी सेम लॉ है, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह आप क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। बाकी चीजें सारी सेम है। तो सेकेंड लॉ सेम है। फर्स्ट लॉ आई इज नॉट इक्वल टू आर, तो वो जो सेकेंड लॉ, जो अपन को जो फर्स्ट लॉ की जगह दूसरा पढ़ना है ना, उससे हम एंगल डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल निकालना बाद में सीखेंगे। ठीक है, हाँ तो ठीक है, समझ रहा? अब ये जो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकली है ना, है तो दोनों ग्लास की, है तो दोनों ग्लास की, सेम ही ग्लास है ना। बट जस्ट जस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है कि लाइट कितनी स्पीड उसकी कम हुई है। पहले उसकी स्पीड 3 से 2 में रेड्यूस हो गई, अब उसकी स्पीड 2.5 से 2 में रेड्यूस हो रही है। दैट इज वाई थोड़ा एंगल अलग अलग आएगा। क्लियर है आप लोग को ये? ठीक है, तो इस टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो विथ रेस्पेक्ट टू एयर मेजर किया जा रहा है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो कोई और मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कहते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो वाटर के रेस्पेक्ट में किए, इसके अलावा कोई और के रेस्पेक्ट में करते तो भी वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता। एब्सोल्यूट वाला एयर के रेस्पेक्ट में है, बाकी किसी के भी रेस्पेक्ट में निकालो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है इन रिलेशन टू। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए लास्ट क्या लिखे थे? फॉर्मूला लिखे थे वेलोसिटी वाला, वही एंड किए थे ना। चलिए नीचे एक एग्जांपल लिखते हैं, लिखना नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। अब इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, हाइफन डाल के लिखना। इट इज डिनोटेड बाय एनजीए या फिर सिंपली एनजी भी लिख सकते हैं। कहीं सिंपली एनजी लिखा है मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है और एयर के रेस्पेक्ट में।
कुछ नहीं लिखा है तो एयर, सुन रहे हैं क्या? अगर कुछ नहीं मेंशन है, कोई और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दूसरा मीडियम मेंशन नहीं है, इसका मतलब हम एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है? हाँ चलिए, तो डिनोटेड बाय एनजीए और सिंपली एनजी, ठीक है? तो चलो निकालते हैं। एनजीए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वैल्यू पुट कर दो, 1.5 आ जाएगा आंसर जो अभी हमने निकाला है यहाँ पे, जल्दी निकालिए। अपन ने ये कहीं पे ऊपर लिखा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स करके? ऊपर देखो तो एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से हेडिंग डाले हैं वहां कहीं लिखे हैं क्या इट हैज नो यूनिट? पीछे तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ वो तो वहीं से चालू किया है, ठीक है? नहीं लिखे है ना? हाँ चलो इसमें लिख लेंगे अपन। आगे वैल्यू सबका 1.5, हाँ नीचे लिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स since it is the ratio of two physical quantity क्या लिखे, since it is the ratio of two units बोला मैंने, two physical quantities having same units, two physical quantities having same units, two physical quantities having same units, ठीक है? अब देखो, आप एयर के रेस्पेक्ट में किसी का भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो, सुन रहे हो मैं क्या बोला? एयर के रेस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो, मे इट बी वाटर, मे इट बी डायमंड, और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम वाटर, ऑयल वगैरह भी ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें भी लाइट पास हो जाती है, तो वहां भी रिफ्रैक्शन होता है। तो कोई भी मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। एग्री करते हैं इस बात से? सोच के बताना, अगर हाँ तो क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा आएगा अगर हम एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं? जल्दी सोच के बताओ, मेरा क्वेश्चन समझे कि नहीं? एयर के रेस्पेक्ट में जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अभी आई ना इसकी 1.5 आई आप लोग की, है ना? तो ऐसा क्यों? हाँ आजिला, आप ऐसा हाथ उठाए हो। हाँ क्योंकि एयर में लाइट की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, और आप एयर के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो हर बार एयर की वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगी और दूसरे मीडियम की वेलोसिटी जो एयर से कम है वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो एवरी टाइम यू आर डिवाइडिंग अ बिगर नंबर बाय अ स्मॉलर नंबर, तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। एम आई क्लियर? समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक। तो एक लाइन वो भी लिख लेते हैं, चलो पहले लिखना, अच्छा वो तो लिख लेना यूनिट वाला, हाँ नीचे लिखो, नोट करके लिखना एक पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index with respect to air is called, refractive index with respect to air is called, refractive index with respect to air is called absolute refractive index, absolute refractive index, absolute refractive index, refractive index with respect to air is called absolute, कहां लिखा है क्या कर, अरे वहीं पे ऐसे ऊपर लगा देता ना एरो करके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, फुल स्टॉप। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट्स वैल्यू फॉर एनी मीडियम, इट्स वैल्यू फॉर एनी मीडियम, इट्स वैल्यू
for any medium, its value for any medium is greater than 1, is greater than 1, because speed of light is maximum in air or vacuum. Speed of light is maximum in air or vacuum. Speed of light is maximum in air or vacuum. हो गया? चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं. लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको कैसे डिनोट करोगे? NGW. ठीक है, चलो करो. तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको रेस्पेक्ट दो ना भाई, कैसे कर रहे हो? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. बस वैल्यू पुट कर दो. अभी तो पीछे निकाले थे अपन. 2.25 into 10 to the power 8 upon 2 into 10 to the power 8. 10 to the power 8, 10 to the power 8 cancel. The answer will be 1.125. This is the refractive index of glass with respect to water. इसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाला गया है. ये भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. इसके पहले जो आपने कैलकुलेट किया 1.5, वो भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. बट मीडियम जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो अलग अलग है ना. आपने इसके पहले वाला जो निकाला वो एयर के रेस्पेक्ट में था, दैट वाज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब आपने निकाला है वाटर के रेस्पेक्ट में, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो नोट करके इसके लिए भी लाइन लिखना नीचे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium, refractive index of a medium respect to other medium, with respect to another medium, with respect to another medium, bracket में ना, except air, except air, except air, is called relative refractive index, is called relative refractive index, is called relative refractive index. ठीक है, अभी तक दोनों केस में हमने क्या देखा कि लाइट एक रेयरर से डेंसर जा रही थी कि डेंसर से रेयरर. तभी हमेशा मीडियम 1 क्या होता है? जहां पे लाइट इंसिडेंट करी है, वहां से मीडियम 2 जहां पे लाइट रिफ्रैक्ट होके जाने वाली है. इन दोनों केस में ये आपका मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है. MGA वाले में भी ये आपका मीडियम 2 था और ये मीडियम 1 है. तो दोनों केस में मीडियम 1 वाज अ रेयरर मीडियम, मीडियम 2 वाज डेंसर. जब भी ऐसा होगा ना, हर बार RI की वैल्यू, RI बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. देखो अभी भी आ रही है ग्रेटर देन 1, 1.125. बट दैट डजंट मीन कि कभी उल्टा नहीं हो सकता. मतलब RI की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, पर ऐसा तब होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है. ठीक है, तो अब इसका उल्टा करते हैं. देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास. रिफ्रैक्टिव 1 और 2 मीडियम तो समझ रहे हो ना आप लोग. जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट करी है वो मीडियम 1 होता है, और जहां जा रही है बेंड होके वो मीडियम 2 है. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, इसको कैसे डिनोट करेंगे? NWG कि NGW. NGW तो अभी निकाले थे, तो NWG क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर.
देखो इसका आपने रेसिप्रोकल लिखा है ना, देखो यहाँ जो लिखे हो ये उसका रेसिप्रोकल है ना यहाँ पे, हाँ है ना। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो क्या, ध्यान देना यहाँ पे, एन जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/NWG, हाँ या ना। यानी कि N21 बराबर 1/N12, हाँ या ना। हो सकता है ऐसा, निकालो इसको। अब उल्टा करते हैं ना, 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁸. अगेन 10⁸, 10⁸ कैंसल, 200/225, 25 से कैंसिल कर रहा हूं उसको, 8/9, 8/9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.98 सा ना, 9 8 सा 72.888 चलता रहेगा, है ना। तो 0.89 कर देना उसको राउंड ऑफ करके। तब देखो आ गया ना लेस देन 1, तो लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है, ग्लास टू वाटर। और वाटर का उस केस में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो वो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। चलो इसके लिए एक लाइन लिखते हैं, नीचे लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट की वैल्यू तो कभी लेस देन 1 नहीं हो सकती ना, हाँ या ना रोशा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी ग्रेटर लेस देन 1 हो सकती है क्या? क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? चलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव अ वैल्यू लेस देन यूनिटी। थोड़ा बैठे हो तो पढ़ो, टाइम पास मत करो बैठ के। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव अ वैल्यू लेस देन यूनिटी। इससे मैंने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखा है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो एब्सोल्यूट भी आ जाएगा, पर एब्सोल्यूट की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती। उसका रीजन अपन ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 दोनों हो सकती है। हमने दोनों केसेस सामने देख लिए ना, ये भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 1, यहाँ पे वैल्यू लेस देन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग रेयर टू डेंसर हो रही है और यहाँ पे ट्रैवलिंग डेंसर टू रेयर हो रही है, ठीक है। ओके, तो क्या लिखे, कैन हैव अ वैल्यू लेस देन यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, है ना, फुल स्टॉप। द वैल्यू ऑफ refractive index is less than 1, the value of refractive index is less than 1 only when medium 2 is, only when medium 2 is, only when medium 2 is rarer, optically rarer, is optically rarer, and one medium 1 is optically denser. लाइट के हिसाब से बता रहे हैं कि उस केस में लाइट को पार्टिकल्स कम मिल रहे हैं, तो रेयरर मीडियम। और अगर सॉलिड होगा तो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो पार्टिकल बहुत सारे मिलेंगे, तो लाइट के लिए वो एक डेंसर मीडियम है। तो ऑप्टिकल वर्ड अपन को यूज करते हैं फॉर अ लाइट, ऑप्टिकल, एंड मीडियम वन इज ऑप्टिकली डेंसर। लिख लिया ये चीज। अगले पॉइंट में ये वाला भी चीज लिख लो, ये दोनों डब्बा ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, NGW इज इक्वल्स टू 1/NWG, या फिर N21 बराबर 1/N12। हुआ? एक पॉइंट और लिखते हैं, ये सब नोट में एक एक करके पॉइंट लिखते जा रहा है ना। हाँ लिखो एक पॉइंट और नीचे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, greater the value of refractive index, greater the value of refractive index, more is the bending towards the normal. Greater the value of refractive index, more is the bending towards the normal. Greater the value of refractive index, more is the bending towards the
नॉर्मल। और अगर बेंडिंग ज्यादा होगी तो एंगल कम होगा ना, नहीं समझेगा क्या बोला मैंने अभी? मान लो ये इंटरफेस है, ये लाइट आई और नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुई है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां लाइट आई, ये भी नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुई है, पर ये ज्यादा बेंड हुई है, ये कम बेंड हुई है, आया ना। जो ज्यादा बेंड होगी एंगल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना, जितना और क्लोज आते जाएगी नॉर्मल के एंगल और कम होता जाएगा। तो मोर द बेंडिंग लेसर द एंगल, आया ना, लेसर द बेंडिंग मोर द एंगल, ठीक है ओके। अभी तो अपन सिर्फ लेस और ग्रेटर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लॉ से निकालेंगे, ठीक है हाँ। तो क्या लिखे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक और पॉइंट, lesser the value of refractive index, lesser the value of refractive index, lesser the value of refractive index, more is the bending away from the normal. Lesser the value of refractive index, more is the bending away from the normal. More is the bending away from the normal. More is the bending away from the normal. ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे नोट में ही, relation of refractive index, relation of refractive index with wavelength of light, with wavelength of light, with wavelength of light, with wavelength of light. वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा, याद है आपको? हम क्लास 9 में पढ़ते थे ना, साउंड का वेवलेंथ निकालते थे, साउंड की फ्रीक्वेंसी है ना, एंड साउंड की स्पीड, तीनों का एक रिलेशनशिप होता था, याद है किसी को? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या, लैम्डा इंटू, यानी कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम नू से डिनोट करते थे, वेवलेंथ को लैम्डा से, एंड वेलोसिटी को वी से। वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू नू। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे? वी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? लैम्डा इज द वेवलेंथ, तो लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड, हर्ट्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये ना कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो किसी ने 50 बोल दिया, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में 50 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? तो अब देखो दोनों साइड का यूनिट सेम आ रहा है ना, मतलब ये रिलेशन करेक्ट है ना। अब अपन ने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है ना, क्या लिखा है अपन, n21 को क्या लिखे हो, v1 अपॉन v2 लिखे हो कि नहीं लिखे हो? अरे लिखे हो कि नहीं? तो इस v की जगह हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी लाइट है तो उसकी एक वेवलेंथ होगी, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, राइट? तो अपन उसको ऐसे रिप्लेस कर देते हैं, v1 अपॉन v2 को नू यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1 नू इंटू लैम्डा 2। लैम्डा के ये रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, नू नू कैंसिल, तो क्या बचा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा, ये भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, करेक्ट? याद है, ठीक है। इसके अलावा एक और रिलेशनशिप देखते हैं। देखो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब n2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n2 के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, आया ना? ये जो लिखा सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ठीक है। और अगर एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, एयर का एयर के साथ ही, यानी 1 आ जाएगा ना, ऊपर नीचे दोनों वेलोसिटी एयर की होगी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका 1। समझ रहे हैं क्या? यानी कि आप इसको n2 बाय n1 भी लिख सकते हो, द वैल्यू विल बी सेम 1.5, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तीन रिलेशन हो गया हमारा, n21 इज इक्वल्स टू v1 बाय v2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, एंड n2 बाय n1। इस वाले का एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, n21 वाले का, n2 बाय n1 वाले का, यहां ध्यान देना। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान देना कैसे निकाल रहा हूं मैं,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वीजी होगा, करेक्ट। वैल्यू नहीं डालते, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अब मैं दोनों का अलग अलग एयर के साथ निकाल रहा हूं। वीजी सॉरी एनजी कितना हो जाएगा, वी ए अपॉन वीजी, यस और नो, नहीं सुनाई दिया। एन डब्ल्यू वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, करेक्ट है ना, दोनों को डिवाइड कर दूं, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी जी इंटू वी ए अपॉन सॉरी डिवाइड बाय वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। ऊपर लेके जाए, यहां तक समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू वी ए बाय वी जी इंटू वी डब्ल्यू बाय वी ए, वी ए कैंसल, वी डब्ल्यू बाय वी जी, और ये किसके बराबर था, एन जी डब्ल्यू। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, जल्दी देखो एक बार। हाँ, मैंने जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में निकाला, तो ये होता है वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। फिर इसी को अपन एन जी अपॉन एन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एयर वाला, वो अपन ने प्रूव भी किया कैसे, क्योंकि एन जी ये होता है, एन डब्ल्यू ये होता है, दोनों को डिवाइड किए तो एन वी डब्ल्यू बाई वी जी आया, जो कि एन जी डब्ल्यू होता है। तो आप एन टू वन को एन टू बाय एन वन भी लिख सकते हो। क्लियर है तीनों रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या लिखे अभी आप लोग, सिर्फ हेडिंग डाले हो क्या, हेडिंग डाले ना, हाँ चलो नीचे लिखना, we know that n21 is equals to, देखो we know that n21 is equals to v1 by v2, n21 is equals to v1 by v2, n21 is equals to v1 by v2। नेक्स्ट लाइन में लिखना v is equals to lambda into nu, v is equals to lambda into nu, where lambda is the वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा का मीनिंग लिखना क्या होता है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। चलो अब नीचे फॉर्मूले पुट कर दो, n21 इज इक्वल्स टू v1 की जगह न्यू लैम्डा 1 और v2 की जगह न्यू लैम्डा 2, ये पुट कर दो। कर दिए पुट, न्यू न्यू कैंसिल कर देना, आ गया रिलेशनशिप लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, n21 is equals to n21 is equals to v1 by v2, ये तो एक फॉर्मूला हमने ऊपर लिख लिया था, is equals to lambda 1 upon lambda 2, ठीक है। ऑल्सो नीचे लिखना, ऑल्सो n21 बराबर n2 by n1, n21 is equals to n2 upon n1। अगर आपको एक मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालना है, तो आप दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड भी कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वही तो किया ना हमने, वी डिवाइडेड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम। यहां ग्लास अलग मीडियम है, वाटर अलग मीडियम है, वी टुक द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए के रेस्पेक्ट में मतलब एब्सोल्यूट, एयर के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट, तो दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर दोगे तो भी हमारा विद रिस्पेक्ट टू वाले का आंसर आ जाएगा। है क्लियर, ठीक है। देन दिस वन, चलिए नेक्स्ट है डालना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें एक लॉ तो कॉमन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लियो क्या, नहीं पढ़े हो अभी, है ना, पर 10th में स्कूल में भी नहीं पढ़े, यहाँ भी नहीं पढ़े, अच्छा ठीक है। थोड़ा काम आएगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का, जितना काम आएगा बता दूंगा, ठीक है। एंड डालिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, चलिए इसमें लिखिएगा, फर्स्ट लॉ तो कॉमन है, लिख लो जल्दी से, द इंसिडेंट रे, लिखोगे अपने से, देखो पूरा कंप्लीट करो सेंटेंस, द इंसिडेंट रे, comma the refracted ray, comma the normal at the point of incidence all lie on the same plane। नजर उठा के मुझे मत देखना ना,
लिख लिए? रिफ्रैक्टेड लिखना, गलती से रिफ्लेक्टेड मत लिख देना, है ना। द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट नहीं, रे कहाँ है इसका नाम, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे, फिर से एंड द इंसिडेंट रे, कितने बार इंसिडेंट रे देगा, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lie on the same plane. This is our first law. ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ लिखेंगे। सेकेंड लॉ देखिए, when light propagates from one medium to another, when light propagates from one medium to another, when light propagates from one medium to another, comma, one medium to another, comma, the product मतलब multiplication, है ना, the product of refractive index of the medium, the product of refractive index of the medium, the product of refractive index of the medium and the sine, SINE, sine of the angle, sine of the angle, the sine of the angle which the ray makes with the normal, sine of the angle which the ray makes with the normal is a constant, is a constant, is a constant. समझेंगे? चलो देखते हैं। ये आपका मीडियम वन, लेट से उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ये मीडियम टू, लेट से उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। लिख सकते हैं n2 n1। एयर के लिए दूसरा लेटर नहीं लिखोगे तो भी वो कंसिडर होता है कि वो एयर के रेस्पेक्ट में निकाला हुआ, ठीक है। लाइट इज ट्रेवलिंग इन मीडियम वन इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आपने क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम and the sine of the angle which the ray makes with the normal, which is I। अभी तक तो I बनाया रे ने, अभी रिफ्रैक्ट होके नीचे नहीं गई है ना रे, ठीक है। तो इस केस में n1 तो एक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, प्रोडक्ट कर रहे हैं साइन जिसका शॉर्ट फॉर्म में अपन E हटा देते हैं, तो ऐसा ही लिखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स में, जिसके अलग अलग एंगल की वैल्यूज अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसे और भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये तो साइन है, इसके अलावा कोसाइन होता है जिसको कॉस बोलते हैं, फिर एक टैन होता है, ये 3 होते हैं। फिर इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का, कोसाइन नहीं, साइन का कोसेक, कोसेक एंड कॉट। ऐसे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 फंक्शंस, है ना। वो आप लोग पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री में। अभी बस साइन का काम है हमको, ठीक है, कि वहां जो एंगल बना रही है ना उसकी साइन की वैल्यू, और वो आपकी टेबल होती है, आपकी मैथ्स की बुक में टेबल भी होगी पीछे, जिसमें अलग अलग एंगल के लिए साइन की वैल्यू दी होगी। साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 20 डिग्री कितना होता है, ये वैल्यूज आपको टेबल पर मिल जाएंगी। समझ रहे हैं क्या? हम कुछ प्रोमिनेंट यानी कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू को याद रखें। आप जब मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स में पढ़ोगे तो आपको सर कम से कम 5 या 6 एंगल की वैल्यू याद रखने बोलेंगे, जैसे 0 डिग्री, उसके बाद अगला प्रोमिनेंट एंगल 30 डिग्री होता है, उसके बाद अगला प्रोमिनेंट एंगल 60 डिग्री, देन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, बीच में 45 डिग्री का भी बोलेंगे। तो ऐसे 4-5 एंगल का आपको 6 फंक्शन का वैल्यू याद रखना है, समझ रहे हैं? तो यहाँ वो एंगल क्या हो जाएगा, साइन आई। समझे क्या? फिर से पढ़ना, जो आपने लिखा उसी को, जो लिखे हो ना उसी को
मतलब सिंबल के टर्म्स में लिख रहे हैं, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इनटू प्रोडक्ट ऑफ, किसके साथ प्रोडक्ट करना है, साइन ऑफ द एंगल विच द रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल। ये तो एक फैला हो गया। अब ये रे रिफ्रैक्ट होके, मान लो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रे रिफ्रैक्ट होके टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, आया ना। अब यहां बना रही है एंगल आर, तो अब इसके लिए भी ये लाइन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल विच द रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल। वो यहां पे क्या है, आर। ये दोनों टर्म समझ में आ गया आपको, वहां जो लिखे है ना वही लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द साइन ऑफ द एंगल विच द रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल इन दैट मीडियम। तो इस वाले के लिए ये लिख सकते हैं, और नीचे वाली बेंडिंग के लिए, नीचे वाली रे के लिए ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। उसके बाद क्या वर्ड लिखा हुआ है, इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, इक्वल टू, समझेगा ये। इसे कॉन्सेप्ट में देखो, देखो अभी तक क्या था ना, आई वॉज इक्वल टू आर, बट अब आई और आर इक्वल नहीं है, है ना। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपन एंगल निकाल रहे हैं, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इनटू साइन ऑफ द एंगल व्हिच द रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल व्हिच इज आर इन द मीडियम 2। समझ गए क्या, ये हमेशा, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्लियर है। अब देखो, आप साइन आई अपॉन साइन आर को इधर लेके आ सकते हैं अपन, साइन आई को वही रहने दो, नीचे आ गया आपका साइन आर। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पे n2 बाय n1 आएगा, और n2 बाय n1 को अभी अपन ने क्या देखा था, क्या लिख सकते हैं, n21, n21, समझ गया। अब इसकी वाले तो आपको पता रहेगी, अब आपके क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं, है ना। इसकी वाले आपको पता रहेगी n21 की, v1 बाय v2, दोनों मीडियम तो पता ना, एयर से ग्लास में आ रहा है कि ग्लास से एयर में जा रहा है, कि वाटर से ग्लास में कि ग्लास से वाटर में, जो भी जहां से भी जा रहा होगा, ये तो वैल्यू निकाल लोगे ना, वेलोसिटी का रेशियो निकाल के। तो ये अब आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, ये आप याद करोगे उसमें मैथ्स में। तो अब साइन आर निकल जाएगा, आर ही तो चाहिए था ना, तो फिर आर इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आ रही है आप ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन n21, हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, साइन आर को इधर भेज दिया, कि आर ही तो निकालना है, कितना बेंडिंग हुआ है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे अब आई और आर तो बराबर रहा नहीं, तो अब आर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो n21 से डिवाइड करेंगे साइन आई को, अब आई तो पता होना चाहिए कम से कम, तब तो आर निकालोगे, नहीं रिफ्लेक्शन में भी तो आई चाहिए था ना, तब तो आर निकाल रहे थे कि आई 45 है तो आर भी 45, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो आपको वो साइन की वैल्यू ऊपर लिखनी है और नीचे n21 का वैल्यू लिखना है, दोनों को डिवाइड करना है, फिर आर की वैल्यू निकालने के लिए साइन को उधर भेज देंगे, तो साइन इनवर्स होके जाएगा वो, अब वो 1 बाय साइन को साइन इनवर्स बोल देंगे, और जो भी ये वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड जो भी आएगी, और साइन इनवर्स की टेबल से हम वो वैल्यू निकाल लेंगे, समझ रहे हैं क्या। तो ऐसे अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कहां तक लिखे हो, अभी सिर्फ लॉ लिखे है ना, हाँ लिख लो। n1 आपने डायग्राम बनाना पहले, है ना, यहाँ ये सब लिखना, 1 है मीडियम, n1 उसका ये है, ये डायग्राम बनाने के बाद उसके नीचे ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, और फिर उसके नीचे ये आएगा n21 वाला, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n21, यही हमारा स्नेल्स लॉ है, सेकेंड लॉ, इसका नाम है स्नेल्स लॉ, वाज डिस्कवर्ड बाय स्नेल्स, तो नाम पड़ गया स्नेल्स लॉ। लिख लेंगे उसको नीचे अपन, चलो पहले यहां तक तो लिखो, डायग्राम जरूर बनाना, तब तो दिखेगा आई आर 1 और 2 क्या है। जल्दी बनाओ।
साइन साइन ये, अरे ये सब मत लिखना है समझाने के लिए। मैं बोला तो यहाँ लिखने के बाद ये लिखना और फिर ये हो गया खत्म। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। SNELL', स्नेल्स लॉ। ये आता है कई बार ना, स्टेट स्नेल्स लॉ। क्या है स्टेटमेंट? तो है वो 3 लाइन का स्टेटमेंट है, 3 लाइन का। और ये डब्बा कुछ साइन की वैल्यूज लिखना है नोट करके। साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 लिख लो। साइन की कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं नोट में। साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2। साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। 0 से 1 इंक्रीज हो रही है वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। 1/2 मतलब 0.5 हो गया। 1/√2 निकालते 0.7 के आसपास आता है। √3/2 निकालेंगे तो 0.8 कुछ आएगा, है ना। और देन लास्ट में 1 है जी। तो 0 से 1 इंक्रीज होती है साइन की वैल्यू। अगर आप इसको ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ, तो ये एक्चुअली में ऐसा टाइप का कर्व बनता है। इसको साइनोसॉइडल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल कर्व। मत बनाना, ये ऐसी जनरल नॉलेज। ठीक है, आगे कभी ना कभी इसको देखोगे जिंदगी में। ठीक है, तो समझ है ना, वो इसी से बना है। ये जो कर्व बना है ना, इन साइन की वैल्यू से ही बना है। और ये नीचे भी जाता है, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू -1 भी होती है। ठीक है, तो -1 तक भी जाएगा। ये ऊपर 1 तक गया ना, कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कहां तक गया? ये 1 है, तो घटते घटते -1 तक भी जाएगा, फिर वापस आएगा। वेव जो अपन पढ़ते हैं ना, एक्चुअली वो साइनोसॉइडल वेव्स होती है। मैं बनाया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर हम ये वाली वेव जो बनाते थे, साउंड में भी तो बनाया ये वेव्स। तो इन वेव्स का नाम क्या होता है? साइनोसॉइडल वेव्स, जो कि इसी फंक्शन से बनती है, साइन के फंक्शन से। ठीक है, डन ना। ठीक, एक लिखना नोट करके, कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? कि लाइट बेंड ही नहीं होगी। मतलब स्ट्रेट आई और स्ट्रेट चलेगी। ऐसा तभी होगा जब लाइट परपेंडिकुलर फॉल करेगी, हाँ या ना। इसे हमने उसमें कराया था, आपको याद है? रिफ्लेक्शन। बट वहां नो रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भले 0 बोल सकते हो, बट वहां रिफ्लेक्शन तो हुआ है ना। लाइट इंसिडेंट होकर वापस ऊपर गई कि नहीं गई? रिफ्लेक्शन तो हुआ है। बट वहां पे अपन बोलते थे कि आई और आर 0 था, करेक्ट। बट अब यहाँ पे अपन रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे, तो अगेन आई तो 0 ही है। पर अगर अपन वैल्यू निकालें, साइन आई बराबर साइन आर इज इक्वल्स टू n/1, तो साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई बाई n/1। अब साइन 0 तो 0 लिखा है हमने, तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन आर भी 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में आर की वैल्यू भी 0 डिग्री हो जाएगी। तो लाइट विल गो क्या? अनडेविएटेड। अभी तक तो डेविएशन हो रहा था ना। हाँ, विदाउट बेंडिंग बोल सकते हैं। लाइट विल गो विदाउट बेंडिंग या अनडेविएटेड या नो रिफ्रैक्शन। यहां रिफ्रैक्शन हुआ है बोल ही नहीं सकते, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मीनिंग ही क्या है? बेंडिंग। अब बेंडिंग तो हुई नहीं। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, बना लो इसको।
ऊपर वाला मत लिखना ना, ऊपर वाला रिफ्लेक्शन है, तो इसको भी लिख दोगे, कुछ भी छापते रहते हो, जितना बोर्ड में लिखा है हर चीज। अरे क्या दिमाग रहता है कि नहीं यहाँ पे? ये रिफ्लेक्शन समझा रहा हूं मैं, नहीं दिख रहा है क्या? लाइट ऊपर से वापस ऊपर चली गई नीचे से, क्या चीज? देखो ये अपन ने अभी स्नेल्स लॉ निकाला, ये स्नेल्स लॉ था ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n टू 1। अब आई एंगल 0 है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल और एंगल ऑफ सॉरी नॉर्मल और इंसिडेंट रे सेम है, तो एंगल इज 0 जस्ट लाइक दिस वन। तो आई 0, तो साइन 0 इज 0, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो साइन आर भी 0। नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों 0 होगा? नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखो आप मीडियम टू मीडियम निकाल रहे हो ना, तो वो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड लाइट तो चल रही है ना, है ना? अब देखो आर 0 का मतलब, ये आर 0 क्यों हुआ? क्योंकि देखो साइन 0 मतलब साइन आर की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब एंगल 0 हो, और कभी साइन 0 साइन की वैल्यू 0 नहीं होती, वो कब होती है? जब एंगल ही 0, तो साइन साइन कैंसिल, तो क्या बचा? आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। वही हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है? तो ये डायग्राम बना करके ये लिख लो, ठीक है? तो इसका एक लाइन लिखना नीचे, a ray of light propagates a ray of light propagates a ray of light propagates from one medium to another medium, from one medium to another medium, undeviated when the incident ray strikes normally to the interface. Goes undeviated when the incident ray strikes normally to the interface. Strikes normally to the interface. Strikes normally मतलब perpendicularly. Strikes normally यानी perpendicular होता है ना, strikes normally to the interface. Interface मतलब boundary, दोनों मीडियम का बाउंड्री बॉर्डर, ब्रैकेट में that is I is equals to 0, that is I is equals to 0, angle I is equals to, that is angle I is equals to 0, ठीक है? तो उस केस में R भी 0 हो जाएगा, वो अपन लिख चुके हैं, ठीक है? एक्चुअली n2 1 और n1 बराबर हो गए, तो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गया? 1 हो गया, दैट इज व्हाई नो बेंडिंग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लाइन डालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी रिफ्रैक्शन थ्रू अ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना, हेडिंग रहेगा मेन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, स्लैब मतलब कांच का बड़ा, क्या बोलोगे स्लैब मतलब? अरे जैसे आइस का बड़ा स्लैब होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? हाँ मतलब जो भी, ठीक है, शीट बोल लो, एक ग्लास की मोटी सी शीट, उससे हम रिफ्रैक्शन करवाने वाले हैं। ये वैसा ही है जैसे हमने प्लेन मिरर पढ़ा था ना, हमने स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन किससे की थी? प्लेन मिरर से, फिर हम आए थे कर्व्ड मिरर्स में। इन द सेम वे यहाँ भी रिफ्लेक्शन पहले प्लेन ग्लास में पढ़ेंगे, और फिर उस ग्लास को स्फेरिकल करके कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में आएंगे, ठीक है? अभी एक मोटा ग्लास लेंगे जिसकी थिकनेस कुछ ना कुछ होगी, लाइट एंटर करेगी एयर से ग्लास, फिर बाहर निकलेगी ग्लास से एयर। इट्स जस्ट लाइक ये जो चश्मा मैंने पहना ना, यहाँ वही हो रहा है, बस ये कि फर्क ये कि चश्मा स्फेरिकल लेंस है ना? पर अगर मैं आपको एक इसी ग्लास से देखूं, मान लो ये तो ग्लास ही है ना, मान लो क्या ग्लास ही है, तो अब जैसे मुझे बाहर की चीजें दिख रही है ना, दिख रहा है कि नहीं? बाहर अभी सुमुख देख रहा था बाहर झांक के, तो वहां से क्या दिख रहा है? मतलब कुछ चीजों, कोई चीज है वहां पर, वहां से लाइट एंटर करी ना ग्लास में, अब ग्लास की कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, तो दिस इज एक्चुअली रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। लाइट अंदर आ रही है ना, तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। कैसे? पहले एयर से ग्लास में घुसी, फिर ग्लास से बाहर, यहाँ तो एयर ही है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी आउटसाइड, राइट?
तो वहां पे यही रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से भी रिफ्रैक्शन होके हम अंदर देख पा रहे हैं। ग्लास के अंदर आपने पेंसिल डिप कर दी, मान लीजिए ग्लास दिया, पानी भर दिया और पेंसिल डाल दी अंदर, वहां भी ये हो रहा है ग्लास स्लैब से ही। ग्लास मोटा होगा ना, ग्लास की कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, कांच का ग्लास, तो वहां से क्या हो रहा है, वाटर से ग्लास, देन ग्लास से एयर। समझे क्या? चलो ठीक है, चलो थैंक यू। आज एक चीज करके देखना, थोड़ा ग्लास में पानी भरना, कांच वाले ना पर